ज़रा सोचिए, जब आपके मोबाइल पर एक ऐसा फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने जो पार्सल पैकेट भेजा था उसमें गैर कानूनी सामान मिला है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जवाब में जब आप उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैंने कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, तब आपको यह कहकर चिंता में डाल दिया जाता है कि शायद आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। फ़ोन पर इस तरह की बातें सुनकर शायद आप भी घबराने लगे। ये साइबर अपराधी किस तरह से माइंड को साइकोलॉजिकली हायर करते हैं और आपको इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। साइबर ठग कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको किसी भी तरह से शक की गुंजाइश ही नहीं रहती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बात कर रहा हूँ भारत की राजधानी नई दिल्ली की। नई दिल्ली के पंजाबी बाग में 30 वर्षीय अजय अपने परिवार के साथ रहते हैं और हरियाणा के गुरुग्राम में एक IT कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर पद पर काम करते हैं। 14 मार्च 2024 को अजय बाबू अपने घर पे ऑफिस की फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे थे। उसी क्रम में उनके मोबाइल पर लगभग 11 बजे दिन में एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है। वह कहता है कि आपका एक पार्सल रोक लिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए 1 दबाएं। जब इस तरह की आवाज़ें सुने तो अजय को लगा कि शायद मेरी पत्नी ने कोई सामान ऑनलाइन बुकिंग किया होगा। इस पर उन्होंने 1 दबा दिया। 1 दबाते ही दूसरी कॉल पर एक और व्यक्ति कनेक्ट हुआ और बोला, मैं फेडेक्स कस्टमर सर्विस से बोल रहा हूँ। आपने जो पार्सल मुंबई से कनाडा भेजा था उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है। उस व्यक्ति की इतनी बातें सुनने के बाद अजय की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने न कोई पार्सल भेजा था और न ही उनका संबंध मुंबई से ही था। इस पर अजय बोले कि सर, मैंने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने पार्सल भेजने वाले का एड्रेस में नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस मुंबई का कोलाबा क्षेत्र बताया और उसने यह भी बताया कि आप पार्सल पैकेट कनाडा में किसी मंजीत के नाम पर भेजे हैं। इस पर अजय बोले कि सर, मैं मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में रहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, लगता है आपकी ID मिसयूज हो रही है, आप तुरंत पुलिस कंप्लेन कर दीजिए ताकि आपके साथ कोई और फ्रॉड ना हो। हम आपकी कॉल कोलाबा पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कुछ सेकंड कॉल होल्ड करने के बाद तीसरा व्यक्ति कनेक्ट हुआ और बोला, मैं कोलाबा पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र बोल रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही अजय ने कहा, सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम और डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ है, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। तभी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र कहता है, आप मुंबई आ जाओ। तो अजय बोले, सर, मेरा मुंबई आना संभव नहीं है, क्या मैं ईमेल के द्वारा कंप्लेन कर सकता हूँ। तभी SI भूपेंद्र बोला कि मैं पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल नंबर से अभी वीडियो कॉल करूँगा और जो कहूँ वैसे वैसे करना। कुछ सेकंड के बाद अजय के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। उस नंबर पर मुंबई पुलिस का फोटो था। वीडियो ऑन करते ही सामने मुंबई पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति दिखता है और दीवार पर मुंबई पुलिस का लोगो दिख रहा है। अब अजय को यकीन हो गया कि सच में यह मुंबई पुलिस है। उस पुलिस वाले ने अजय से कहा कि हम ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करेंगे, आप जिस जगह पर हो उस एरिया को रोटेट करके सब कुछ दिखाओ। रूम में कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी सज़ा अलग से आपको भुगतनी पड़ सकती है। इस पर अजय बाबू डर से तुरंत अंदर से दरवाज़ा को लॉक किया और फिर मोबाइल के कैमरे से पूरा रूम दिखाया। इसके बाद उस पुलिस का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और तुरंत दूसरे नंबर से अजय के मोबाइल पर डायरेक्ट ऑडियो कॉल आता है। खुद को सब इंस्पेक्टर बताने वाला भूपेंद्र ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करने लगता है। वह पूरी इंटरोगेशन करता है, फिर अजय को डराता है कि झूठ मत बोलना, तुम्हारी सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है। अब भूपेंद्र अजय से पूछना शुरू करता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, जॉब क्या करते हो, कितनी सैलरी मिलती है, कितने बैंक अकाउंट हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टी कितनी है, जैसे अनेकों सवाल पूछता गया और बेचारे अजय बाबू सब सच सच बता दे गए। अब फर्जी SI भूपेंद्र अजय को साइकोलॉजिकली प्रेशर देता है और कहता है कि मुंबई में आपकी ID का मिसयूज करके जो ड्रग्स पकड़ी गई थी वो बहुत ही हाई प्रोफाइल और बड़ा ही सिंडिकेट है, इसलिए पहले मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में बात करनी पड़ेगी। इतनी बातें सुनने के बाद अजय के चेहरे पर पसीने आने लगे। अब भूपेंद्र वायरलेस जैसी साउंड पर बात करते हुए कहता है कि मेरे साथ अजय है, उस ड्रग वाले केस में इनकी ही ID मिसयूज हुई है। वायरलेस पर दूसरी तरफ से कड़क आवाज़ में चौथा व्यक्ति कहता है, इसके नाम से तो वारंट इशू हो चुका है। कोलाबा में हमने जब ड्रग्स के अड्डे पर रेड किया था तब उस जगह पर इनके नाम का डेबिट कार्ड भी मिला था जिसमें 80 लाख की ड्रग्स खरीदी गई थी। वह व्यक्ति खुद का SP सुशांत राठी बताता है और वायरलेस पर ही भूपेंद्र को डांटते हुए कहता है कि अभी तक तुमने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसे तो 3 महीने की जेल होगी, बैंक अकाउंट भी फ्रीज होंगे। इतनी सारी आवाज़ें सुनने के बाद डर से अजय के हाथ पैर थर थर काँपने लगे और धीरे से बोले, सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतने में भूपेंद्र किसी ACP से वायरलेस पे बात कराता है।
एसीपी भी भूपेंद्र को फटकार लगाता है और कहता है कि जब हेडक्वार्टर कह रहा है कि इसके नाम से वारंट इशू हो चुका है तो गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करो। ये सारी बातें फ़ोन पर ही हो रही थी। अब एसआई भूपेंद्र अजय से कहता है, आप बहुत ही सीधे साधे इंसान लगते हो, आपकी आईडी मिसयूज हुई है। ठीक है, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। सरकार ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हुए हैं जो आप जैसे शरीफ लोगों की मदद करता है। मैं आपकी प्रोसिक्यूटर से बात कराता हूँ। उसी कॉल पर एक और व्यक्ति को जोड़ता है। दूसरी तरफ से बोलने वाला व्यक्ति खुद को एडवोकेट दीपक बताता है। वह अजय से कहता है कि आप शाम 4 बजे से पहले मुंबई हाई कोर्ट पहुँचो, हम तुम्हारी एंटीसिपेटरी बेल अरेंज करा देते हैं। इस पर अजय बोले कि सर, मैं अभी दिल्ली में हूँ और इस समय 2:30 बज रहे हैं, इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। तो इस पर एडवोकेट दीपक बोला, फिर इसके लिए मुंबई के अलग अलग डिपार्टमेंट के बॉन्ड खरीदने होंगे। उसने तुरंत अशोक चक्र लगी सरकारी विभागों की लिस्ट अजय के व्हाट्सएप पर भेज दिया और बॉन्ड के लिए 98,900 रुपये तुरंत भेजने को कहा। उसने बताया कि 1,900 रुपये चार्ज कटेगा और 97,000 रुपये वापस आपके खाते में आ जाएंगे। इस पर अजय ने घबराहट में तुरंत 97,000 रुपये भेज दिए। फिर थोड़ी देर बाद एडवोकेट दीपक कहता है कि आप दिल्ली में रहते हो, इसलिए सेम प्रोसीजर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बिल लगानी होगी और उतने ही पैसे वहाँ भी देने होंगे। इस पर अजय ने फिर से 97,000 रुपये तुरंत भेज दिए। फिर लीगल ड्राफ्ट टाइपिंग के लिए 5,800 रुपये डिमांड किया गया। अजय ने वह भी रुपये भेज दिए ताकि जल्द से जल्द जान का छुटकारा हो पाए। इसके बाद उसका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। अब अजय साहब को ये मालूम नहीं हो रहा था कि उन्हें मेंटली हायर किया गया है। अजय बाबू रोते हुए कमरे से बाहर निकले और अपनी माँ को सारी बातें बताई कि मैं आज जेल चला जाता, लेकिन आज मैं बाल बाल बच गया। वहीं पर अजय का बड़ा भाई अंजेश पूरा वाकया सुन रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे साथ ठगी हुई है, लेकिन अजय अपने भाई की बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। जब उन्होंने उस कुलाबा पुलिस वाले के नंबर पर लगातार फ़ोन किया तो कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा था और अंत में उस फर्जी एसआई ने अजय का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तब अजय को जोर का झटका लगा और उन्हें यकीन हुआ कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ। अंत में उन्होंने स्थानीय पंजाबी बाग पुलिस को आप बीती घटना की जानकारी दी और उस ठगों के विरुद्ध केस दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने अजय बाबू की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया और छानबीन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड किसी भी आम जनता के साथ न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आम जनता के लिए इन साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। अगर आपको किसी अनजान नंबर से कुरियर या पार्सल की कॉल आती है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। किसी भी ऑप्शन पर बटन नहीं दबाइए। अगर कोई पर्सनल डिटेल्स मांगता है तो उसे न दें। फ़ोन पर किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जाँच कर लें। अगर किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने का संदेह हो तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बस इतना कहना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ और सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।